बात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की, क्योंकि इस मामले में कनाडा के बयान पर भारत ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और सभी को 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने को कहा गया है। कनाडा ने भारत उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और दूसरे भारतीय राजनयिकों पर आतंकी निर्जर हत्याकांड से जुड़े होने के आरोप लगाए थे, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने इस मामले में विरोध जताते हुए दिल्ली में कनाडा के राजनयिकों को सम्मन किया और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 लोग निष्कासित किए गए हैं। 6 राजनयिक को निष्कासित किया गया। निर्जर मामले में ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सभी को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ना होगा, ये डेडलाइन भी अब डिक्लेयर कर दी गई है। निर्जर मामले में कनाडा के बयान पर सख्त भारत का एक्शन देखने को मिला। और अब आपको कनाडा के पुलिस कमिश्नर का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाए और दावा किया कि वो भारत के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ सम्मेलन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज पाकिस्तान रवाना होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं क्योंकि शिखर सम्मेलन की 23वीं बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी, जिसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार और पर्यावरण के क्षेत्र में चल रहे सहयोग पर चर्चा की जाएगी। एससीओ के 2 दिवसीय सम्मेलन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 16 अक्टूबर को स्वदेश के लिए वापसी करेंगे। तो काफी सालों के बाद किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं। एससीओ की 23वीं बैठक जो होने वाली है उस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो ये बैठक होगी उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद से 16 अक्टूबर वो डेट भी आ गई है जब वो फिर से पाकिस्तान के एससीओ समिट में हिस्सा लेने के बाद वापस आएंगे। बताते चले कि इस जो समिट हो रही है ये 23वीं बैठक है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो हो रही है, जिसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए चर्चा की जाएगी। और वैसे भी आपने देखा है पर्यावरण को लेकर भारत का स्टैंड सबसे आगे रहता है। व्यापार और ट्रेडिंग और अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के नजरिए से देखिए, अर्थव्यवस्था वहां की चरमराई हुई है। व्यापार उनका लगभग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था, व्यापार कैसे दुरुस्त की जाए और साथ ही पर्यावरण को कैसे हम ग्लोबली सही कर सकते हैं, क्योंकि लगातार पर्यावरण में जिस तरह से गिरावटें दर्ज की जा रही हैं उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। और बहराइच में बवाल के बाद अब वहां पर शांति है, हालांकि तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। रात में भी पुलिस ने गश्त लगाया। बताते चले कि बहराइच में रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। मेरठ से 6ठी बटालियन आरआरएफ पहुंच चुकी है। कल तक के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। विसर्जन के समय हुई हिंसा और हत्या के मामले में 40 आरोपियों को अब तक हिरासत में लिया गया है। हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है, जबकि तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में भी 30 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। 5 तस्वीरें इस समय आप देखिए किस तरह पुलिस मार्च करती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही है ताकि शांति व्यवस्था वहां पर बनाया जा सके। इंटरनेट की सुविधाएं जो है वहां पर बंद कर दी गई हैं। लाठीचार्ज जब हुआ था, पुलिस जब गश्त कर रही थी उस दरमियान भी देखिए कुछ लोगों के द्वारा उसके बाद एक्शन लेते हुए पुलिसकर्मी वहां पर नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद ज्यादा सख्त है। बताते चले कि जब 13 मार्च को मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे उसी दरमियान उपद्रव मचा
और भीड़ पर ताबड़तोड़ वहां पर एक्शंस हुए। एक्शन का मतलब कि हमले हुए, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, 1 लोगों की मौत हुई थी, 5 लोग घायल हुए थे। 1 लोगों की जो मौत हुई थी, कल भी हमने वो खबर दिखाई थी, उस पर जो लोग मौत हुई थी उसमें वो लोग आक्रोशित हो गए थे, रोड पर आ गए थे। जली हुई गाड़ियां आपको तस्वीरों में दिख रही है, तोड़फोड़ की भी दिख रही है। और इधर बहराइच में बवाल के बाद सीएम योगी का कड़ा एक्शन जारी है। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बहराइच में ड्रोन से इलाके में निगरानी रखी जा रही है। महसी इलाके में इंटरनेट बंद रखा गया है। रैपिड रिस्पांस फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। मेरठ से 6ठी बटालियन RRF मौके पर मौजूद है। हत्या के मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। बहराइच की घटना के चलते कई जिलों में अलर्ट है। वहीं बहराइच में हुए बवाल पर विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर सीधा निशाना भी साधा है। देखिए रिपोर्ट। बहराइच की महसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि बवालियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा की गारंटी सभी को है, लेकिन दंगाइयों और जिनकी लापरवाही के कारण घटना हुई उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बहराइच में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटना हुई थी। प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा मचा दिया। घटना के दौरान फायरिंग होने की बात भी सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन आगजनी और हिंसा की वजह से माहौल और गर्मा गया। एसपी और कांग्रेस अब बहराइच में बवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं। देश दंगों की एक झड़ी सी लगी हुई है। अब बहराइच में कल जो घटना हुई है उसमें पूरा जो रामनवमी का जो पर्व था, जिसमें हम मंच पे देख रहे थे कि रामलीलाओं में हिंदू मुसलमान पात एक साथ किसी न किसी कैरेक्टर में सामने आ रहे थे। कोई रावण बने हुए थे, कोई राम जी बने हुए थे, कोई लक्ष्मण जी बने हुए थे, और बहुत हर्ष उल्लास से इसका सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन विसर्जन के दिन जो कुछ हुआ बहराइच में, पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेल्योर है। वहीं बीजेपी नेताओं ने बहराइच में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ा एक्शन लिया है और सरकार पूरी जांच करा रही है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं, जो इस घटना के पीछे हैं लोग, उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। और मेरा सभी पक्षों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और सरकार पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुशासन के मामले में हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है पूरे प्रदेश और देश में, तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं समाजवादी के लोग, थोड़ा ये भी देख लें कि जो उनके मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो आज INDA का हिस्सा हैं। उनके सहयोगी दलों की जिन राज्यों में सरकार है, चाहे झारखंड है, चाहे कर्नाटक है, निरंतर उन राज्यों में सरकार होती है। उन सरकार में इतनी घटना उन सरकारों में हो रही है। तो एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बहराइच की घटना पर दुख जताया है, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने पुलिस के कामकाज के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं योगी सरकार और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन देखिए, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि घटनाएं हैं उसमें सीधे संज्ञान में लेकर उस पर जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज भी गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की, तोड़फोड़ और लूटपाट की।
पहले परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन जिला प्रशासन और बीजेपी विधायक के समझाने पर युवक का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 नामजद और 2 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोबाइल क्रांति यानी कि दिल्ली में आज से भारत के सबसे बड़े टेक शो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शुरुआत होने जा रहा है और यह कार्यक्रम प्रगति मैदान में भारत मंडपम में होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे और यह कार्यक्रम 18 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फोकस टेलीकॉम सेक्टर और टेक्नोलॉजी होती है। इस बार जहां 5G का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल सकता है और वहीं पर 6G के डेवलपमेंट अपडेट के बारे में भी डिटेल्स मिल सकती है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। तो डिजिटल इंडिया तो वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नजरिया है। प्लान इंडिया के तहत आपको डिजिटल इंडिया में और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोबाइल क्रांति में एक नई एक तरह से कोशिश जो की जा रही है उसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज मोबाइल जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जहां पर 5G का डेमोन्स्ट्रेशन तो होगा ही, क्योंकि 5G तो आप यूज कर ही रहे हैं, लेकिन 6G के डेवलपमेंट की भी चर्चा होगी कि 6G हम देश में कब से लागू कर सकते हैं, उसकी क्या स्टेटस है, अभी उसके डेवलपमेंट की स्टेटस क्या है, कहां तक पहुंचा है, कब तक लागू होगा, ये भी दिखाया जाएगा। भारत मंडपम में आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि 18 अक्टूबर तक ये जो मोबाइल क्रांति है यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस वो चलेगी, जिसमें कि आप सोचिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस लगभग 900 स्टार्टअप्स होंगे और 120 से अधिक देशों की इसमें भागीदारी भी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और मुंबई के मलाड से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक 28 साल के युवक की रोड रेज में पीट कर हत्या कर दी। बताया गया कि युवक ने एक ऑटो को ओवरटेक किया था, जिसे लेकर उसका ऑटो ड्राइवर से झगड़ा हुआ। बाद में दोनों में मारपीट भी हुई और उसके बाद आरोपी ने अपने साथियों को बुला लिया और युवक को पीटने लगे। इस दौरान युवक के माता पिता ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश भी की। मां बेटे को मार से बचाने के लिए जमीन पर लेट गई। आप देखिए तस्वीरें, मां की किस तरह से युवक को पीटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए कैसे उसके जो परिजन है, उसके माता पिता, वो किस तरह से बचा रहे हैं। मां बेटे को बचाने के लिए जमीन पर लेट गई, जबकि पिता लोगों से मिन्नतें करने लगा। पिता की मिन्नतें करती हुई तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। बावजूद इसके आरोपी युवक और उसके पिता को मारते रहे और इस पूरे मामले में पिटाई के बाद 28 साल के युवक की मौत हो गई। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मां बेटा जमीन पर लेटा हुआ, पिता लोगों से मिन्नतें कर रहा है कि मत मारो, लेकिन उसके बाद भी आरोपी हैं कि वो रुक नहीं रहे हैं, ना ही उनका दिल पसीज रहा है। यही जो आपको युवक दिख रहा है, बेहद कम उम्र का मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि लोगों ने मार मार के मॉब लिंचिंग की घटना जो मुंबई में आई है वो वाकई आप देखिए सवाल भी खड़े करती है। और ह्यूमैनिटी के जो हम सवाल करते हैं, मानवता का, वो शर्मसार होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी रह नहीं गई। और इधर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नया पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर दोनों भाई इस वारदात में शामिल हैं। सोशल मीडिया से किए गए पोस्ट की जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम से मांगी गई है। शुभम और प्रवीण दोनों वारदात को अंजाम देने में मदद कर रहे थे। शुभम और प्रवीण कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस और लॉजिस्टिक यानी कि हथियार को लेकर मदद कर रहे थे। शुभम 1 महीने से फरार है। आरोपियों के पास से 4 फोन रिकवर किए गए हैं। अभी तक 3 की गिरफ्तारी की गई है। 3 आरोपी शुभम लोनकर, जीशान अख्तर और शिव कुमार फरार हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि प्रवीण और शुभम की इस ऑफर को लेकर आए थे। पुणे में कई बार मीटिंग भी हुई थी। शुभम और प्रवीण को निर्देश कौन दे रहा था, इसकी जांच भी चल रही है।
और चलिए खबर अलवर से है। अलवर सदर थाना क्षेत्र के तुलेड़ा निवासी युवक की दिल्ली में पुलिस कस्टडी में मौत पर आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देर रात परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए भी निष्पक्ष जांच की मांग की। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली पुलिस साइबर फ्रॉड के मामले में टिंकू उर्फ टिंडा को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। जैसे ही युवक की मौत की सूचना परिजनों और ग्रामीणों को मिली तो वह आक्रोशित हो गए। जैसा कि आपने भी अपने थोड़ा से पेट्स एंड बाइट में दे दिया, साइबर द्वारका की टीम जो है वो 10 तारीख को सदर थाने के अंदर आई थी और उन्होंने एक पर्टिकुलर मुलजिम टिंडू नाम का जो मुलजिम था उसके लिए हमसे मदद मांगी थी, इमदाद मांगी थी, जिसके अंदर उसको जो है दस्तयाब करके उनको हैंड ओवर किया गया, जिसका लीगल पूरी तरीके से उन्होंने रोजनामचे वगैरह में रपट भी डाले। आज इनके परिजनों के पास में इंफॉर्मेशन आई है कि उसकी डेथ हो गई है। अब डेथ के क्या कारण रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, वो सारी बात तो जैसे ही वहाँ पर जाया जाएगा तो पता चलेगा। घर वालों का जो प्राइमा फेस है, क्योंकि हम लोगों का थाना तुलेड़ा के लिए जो सदर का थाना है वो मेन थाना पड़ता है, तो इनके जितने भी ग्रीवेंसेस थे और जितने भी इश्यूज थे उसको हमने सुना और इनकी जो जो चीज़ें थी उसके ऊपर इनको एक्सप्लेन करके समझाइश करके इनको भेजा गया। पैसा भी मांग रहा मेरा पे तो भाई मेरा सोता उठा लेगा, मन से बात भी ना करी उनने। अरे पुलिस का ले आया, थाना का लाया, अरे यही थाना का नंबर दियो, कहाँ लेगा जन मेरा पता ही ना लगाया। थाना भी था अपना, संबंधित थाने की पुलिस भी गई साथ में और लेके आई और यहाँ से इन्होंने रपट डाल के और जो है उसको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके बाद में वहाँ से उसके फादर के पास फोन आया है आज के बोलो उसकी डेथ हो गई है। भाई माप लो ऐसा चुपचाप आई पुलिस और ड्रंग पास खड़ो, सब बेड़वानी भी खड़ी अपने अपने घर देख रही, पुलिस आ गई और गर्दन पकड़ के गाड़ी में पटक लेगा पकड़ के। हमको तो निष्पक्ष जांच चाहिए और हमारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो ये ईश मोहम्मद बीट अधिकारी है, ये थाना वाले गए, इनके सुब्रत में आया है वो। तो जैसलमेर के गीता आश्रम बस्ती के एक भूखंड पर नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को देर रात तक जमकर बवाल मचा। जिस परिवार को भूखंड से हटाया गया उसके महिला पुरुष सदस्यों ने पहले कार्रवाई का विरोध किया और बाद में इसी परिवार का एक सदस्य पास में स्थित एक टावर पर चढ़ गया, जिसे उतारने में पुलिस और नगर परिषद सहित अन्य अमले की कड़ी मशक्कत उनको उठानी पड़ी। टावर से नीचे उतारकर युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध करते हुए लोगों की पुलिस और परिषद के मामले में कई बार बहस भी हो चुकी है। सब मेरे पुश्तैनी प्लॉट है, 2 बार इसका अनशन पे बैठे, निवारण हो चुका था नगर पालिका में, कलेक्टर साहब थे तब सतीश त्यागी, तब निवारण हुआ था इसका बोला कि इसको पट्टा दिया जाए। वो प्रशासन गया, दोबारा प्रशासन नहीं आया, फिर वही नई रामायण, फिर दोबारा मेरे को बोला का मीटिंग में रखे, निर्णय करेंगे। बोर्ड मीटिंग रखी, बोर्ड मीटिंग में मुझे ये बोला गया कि आपको नहीं हटाया जाएगा। बोर्ड मीटिंग की कॉपी पड़ी, उसके बाद मेरे को बोला कि सब पार्षदों के साइन करवा के ला, मैं साइन करा के लाया, पार्षदों के सभी के साइन करा के लाया, सभी पार्षदों के, तो भी मेरे को विश्वास दिलाया गया कि आपको नहीं हटाएंगे। आज मैं घर पे भी नहीं था। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत गीताश्रम का प्लॉट था, इस पे बबरू राम ने जो कब्जा कर रखा था उसको हटाने के आदेश थे और उसके हटा के, और मोहिनी देवी जिसने हाईकोर्ट में रेट लगाई थी उसको कब्जा सुपुर्दगी के आदेश थे, तो उसी के तहत हमने कार्रवाई की थी और कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, वैसे खाली भी करा दिया हमने। से है जहां पर पुलिस जिले में अपराध को कम करने के लेकर लगातार नवाचार कर रही है। अभय कमांड सेंटर से पुलिस 24 घंटे शहर की निगरानी कर रही है। तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह 24 घंटे पुलिस निगरानी करती हुई नजर आ रही है ताकि समय रहते अपराधियों को पकड़ा जा सके। पुलिस अब सीसीटीवी के साथ ड्रोन कैमरों से भी बदमाशों और चोरों पर नजर रखने की तैयारी कर रही है। इनका सीधा टेलीकास्ट अभय कमांड सेंटर में होगा। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव से बातचीत की संवाददाता राहुल कौशिक ने। हम खड़े हैं अभय कमांड में और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो पुलिस की नजर है या फिर यूं कहें पुलिस की एक तरीके से आंख है जो लगातार पूरे शहर को मॉनिटरिंग कर रही है और
सबसे बड़ी बात है कि एक नवाचार किया गया है। मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से अब ड्रोन को भी शामिल कर लिया गया है। उस ड्रोन को ड्रैगन नाम दिया गया है। ये हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह यादव भाई बात करते हैं। सर, नया नवाचार किया गया है, ड्रोन भी शामिल कर दिया है, ड्रैगन कहा जा रहा है। कितने ड्रोन शामिल किए गए सर, किस प्रकार से काम करेंगे? पहले ही हमारा जो अभय कमांड सेंटर है, काफी संख्या में जो कैमरा है सिटी में, उससे इंटीग्रेटेड है। और हम लोग जब भी कोई बड़ा त्योहार या जुलूस या इवेंट होता है तो कैमरा की मदद से हम लोग मॉनिटर करते हैं। बट कैमरा का जो लोकेशन है वो फिक्स्ड है। ड्रोन के साथ हमारा फायदा ये है कि हम लोग उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से मूव कर सकते हैं और मल्टीपल पॉइंट्स, जैसे आज 5 ड्रोन हमने यूज किया है। अभी तक जो ड्रोन था उसको वहां के लोकल जो अधिकारी हैं सिर्फ वही देख पा रहे थे। आज हमने इसे अभय कमांड से इंटीग्रेट किया है और यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से जो डिस्पर्सल रूट है या जुलूस का आने का रूट है, रूफटॉप है, उसका मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से। जो अधिकारी है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड उस भीड़ पे रहते हैं, तो एक हॉक आई व्यू जो अभय कमांड यहाँ से उन्हें इनपुट दे पा रहा है, उनका जो विजन है वो लिमिटेड। ड्रोन से या अभय कमांड से जो हम लोग देख रहे हैं, काफी किलोमीटर तक हम लोग देख पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें एडवांस में हम उन्हें बता रहे हैं कि आगे ये इशू है या भीड़ है या कुछ है। तो इससे आने वाले दिनों में हमें जो लॉ एंड ऑर्डर है मेंटेन करने में काफी सहूलियत आएगी। और चलिए इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक लगातार जारी है। पहले जो समझौते किए गए हैं उनको लागू करने की मांग रेजिडेंट डॉक्टर के द्वारा लगातार हड़ताल के जरिए की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से बात का कोई भी न्योता नहीं मिला है। पिछले मंगलवार से स्ट्राइक पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और ये भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि पहले भी जब हम धरने पर बैठे हुए थे 45 दिनों के बाद से धरना खत्म हुआ था और कई सारे मुद्दों पर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो एग्रीमेंट अब लागू नहीं हुए हैं, जिसमें कई सारे थे कि जो फैसिलिटीज है वो अच्छी है। और अब फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार स्ट्राइक में हैं। मंगलवार से स्ट्राइक चल रही है। वार्ता का कोई मौका सरकार की तरफ से अभी सामने नहीं आया है और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है। कोटा से खबर, जहां पर जिले में रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 घंटे से कार्य बहिष्कार पर है, लेकिन संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु अस्पताल जेके लोन में ओपीडी के साथ इमरजेंसी में लगातार ड्यूटी दी जा रही है। अस्पताल अधीक्षक ने ओपीडी में अतिरिक्त सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है, वहीं खुद इमरजेंसी सेवाओं की निगरानी भी कर रही है। यहाँ पर 2 घंटे में रेजिडेंट्स ने इमरजेंसी में काम किया। हमारा लेबर रूम इमरजेंसी करके ही आता है और जो ओपीडी की व्यवस्थाएं हैं वो भी सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं, इसलिए कोई असर नहीं हुआ 2 घंटे के अंदर, क्योंकि सभी सीनियर डॉक्टर अपना काम संभाले हुए हैं और लेबर रूम का काम जो इमरजेंसी का काम है उसमें सभी रेजिडेंट मौजूद हैं। क्योंकि रेजिडेंट्स में इतनी संवेदनाएं हैं, वो मरीज़ का हित चाहते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मांगें होती हैं, उसके लिए वो प्रशासन को अपना रोष व्यक्त करने के लिए 2 घंटे का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी व्यवस्थाओं पे कोई भी असर नहीं है।